सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, मतलब फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे हम यूनिट फर्स्ट का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका 7th सेमेस्टर में KCS 071 सब्जेक्ट कोड है, वो इस यूनिट को पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिट फर्स्ट की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, मीन्स इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और उसके गोल्स क्या हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स एंड फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स दैट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये कंप्यूटर साइंस का वो एरिया है जो कि डील करता है और फोकस करता है ऐसी इंटेलिजेंट मशीन्स के क्रिएशन को जो कि ह्यूमंस की तरह रिएक्ट करें और वर्क करें, जैसे कि रोबोट्स वगैरह हो गए, ऐसी चीजें को बनाना। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या काम है, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप समझ गए। अब इसके गोल्स क्या हैं? इसका गोल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम कुछ एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाएं जिनके अंदर इंटेलिजेंस हो, जो सीख सकें, जो एक्सप्लेन कर सकें और एडवाइस कर सकें उसके यूजर्स को। ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम्स को क्रिएट करना इसका गोल है। दूसरा गोल क्या है कि टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंट इन मशीन्स। दूसरा गोल ये है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, सोचने की समझने की शक्ति जो ह्यूमन की है, उसको हम मशीन्स में इम्प्लीमेंट कर दें। मीन्स मशीन्स को हम ऐसा बना दें कि वो अंडरस्टैंड करें, थिंक करें, लर्न करें और बिहेव करें ह्यूमंस की तरह। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके गोल्स हमने पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एआई की। एआई की ब्रांचेस कौन सी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? पहली ब्रांच है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है? इट इज अ मेथड वेयर द टारगेट इज डिफाइंड एंड द स्टेप्स टू रीच दैट टारगेट आर लर्न्ड बाय द मशीन इटसेल्फ विद ट्रेनिंग। इस मशीन में क्या होता है कि मान के चलिए ये हमारी मशीन है और उसका टारगेट ये है। तो मशीन क्या करती है इस मशीन लर्निंग में कि मशीन खुद सीखती है कि कैसे इस टारगेट तक मशीन पहुंचेगी। तो ये जो इसकी जर्नी है, इसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं, जिसमें मशीन खुद सीख रही होती है कि वो टारगेट तक कैसे पहुंचे। जैसे कि आइडेंटिफाइंग एन एप्पल, तो ये कैसे हो पाता है? ट्रेनिंग डेटा होता है इसके। ट्रेनिंग डेटा की मदद से मशीन लर्न करती है चीज़ों को। मीन्स हम पहले मशीन को ट्रेन करते हैं कि ये एप्पल है, ये बनाना है। ऐसे हम ट्रेनिंग डेटा देते हैं जिससे वो मशीन क्या करती है, उस चीज़ को सीखती है और लर्न करती है फिर खुद से। ये होता है मशीन लर्निंग में। दूसरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? द ऑटोमेटिक मैनिपुलेशन ऑफ नेचुरल लैंग्वेजेस लाइक स्पीच एंड टेक्स्ट बाय सॉफ्टवेयर। ये ऑटोमेटिक मैनिपुलेशन होता है नेचुरल लैंग्वेजेस का, जिसमें हम स्पीच को प्रोसेस कर रहे हैं या टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस का होता है। तीसरा विजन। मशीन विजन जो है वो क्या करती है? कैप्चर करती है और एनालाइज करती है विजुअल इंफॉर्मेशन को यूजिंग ए कैमरा। इसमें क्या होता है? एनालॉग से डिजिटल कन्वर्शन भी हो सकता है और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग भी आती है विजन के अंदर। चौथा है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स क्या है? ये फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग है जो डील और फोकस करती है डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोट्स पे। तो रोबोटिक्स वो इंजीनियरिंग की फील्ड है जो कि डील और फोकस करती है रोबोट्स के डिजाइनिंग पे और मैन्युफैक्चरिंग पे। आई होप आप ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ एआई को समझ गए होंगे। चौथा है रोल ऑफ मशीन लर्निंग इन ह्यूमन लाइफ। भाई मशीन लर्निंग का रोल क्या है ह्यूमन लाइफ में? तो इन ह्यूमन लाइफ मशीन लर्निंग सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम ऑफ डेली पर्पसेस। ह्यूमन लाइफ के अंदर जो मशीन लर्निंग है वो काफी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर इंटेलिजेंस सच एज कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक विच इज डन वेरी इजीली। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको सॉल्व करने के लिए एक बहुत इंटेलिजेंट सिस्टम की जरूरत होती है। जैसे कि कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो उनको इंसान इजीली सॉल्व नहीं कर सकता, और सॉल्व भी करेगा तो काफी टाइम लगा लेगा। तो इस चीज को क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए मशीन लर्निंग हेल्प करती है इंसानों की। तो मशीन लर्निंग क्या इंपॉर्टेंट, मशीन लर्निंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉलोइंग एरिया। मशीन लर्निंग इन एरियाज के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला है लर्निंग। इट मीन्स टू एक्वायर नॉलेज एंड न्यू थिंग फ्रॉम द सेट ऑफ गिवन नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। तो मशीन लर्निंग क्या करती है? लर्न करती है। मीन्स वो नॉलेज एक्वायर करती है, नई चीजें सीखती है। किससे? फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नॉलेज। उसको एक डेटा दिया जाता है, ठीक है, ये गिवन सेट ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंसेस है, तो वो इनसे ही बहुत सारी नई चीजों को सीख लेती है। तो ये इस मशीन लर्निंग होती है। ठीक है। दूसरा रीजनिंग। मीन्स ये इंटरफेक्ट्स
फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, इट मीन्स टू इंटर फैक्ट्स फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। ये रीजन कर लेती है गिवन फैक्ट्स में कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें जो हमारी मशीन लर्निंग जो क्या है टेक्नोलॉजी है वो यूज करती है, रीजनिंग को भी। तीसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में मशीन लर्निंग काम आती है, इट मीन्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। चौथा, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मशीन लर्निंग क्या होता है, इट मीन्स टू अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज मीनिंग। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम नेचुरल लैंग्वेज जो है उसका मीनिंग भी समझ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं 4 कैटेगरीज अंडर विच एआई इज क्लासिफाइड। ऐसी कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं जिसके अंडर में जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो 4 मेन टाइप्स ऑफ एआई आर रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी मशीन्स, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि रिएक्टिव मशीन्स क्या होती हैं। These machines are AI systems that have no memory and are task specific. Reactive machines नाम से पता चल रहा होगा जो रिएक्ट करें। तो ये जो AI systems होते हैं इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती है और ये टास्क स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स दे टेक इनपुट एंड डिलीवर्स द सेम आउटपुट। मीन्स ये क्या करते हैं, ये इनपुट लेते हैं और आउटपुट दे देते हैं। These are reactive because they take customer data. ये रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि ये कस्टमर डेटा लेते हैं, जैसे कि परचेज हो गया या सर्च हिस्ट्री हो गए। इन सबको क्या करते हैं, डेटा को लेते हैं और रिकमेंड करते हैं कस्टमर को सेम ही चीज को। जैसे कि रिएक्टिव मशीन का एग्जांपल देता हूं आपको, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस। मींस अगर आप नेटफ्लिक्स पे या अमेजोन पे देखे होंगे, अमेजोन पे जब आप कुछ सर्च करते हैं, जैसे आपने सर्च किया कुछ फेशियल ब्यूटी प्रोडक्ट सर्च की, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता ये है कि जब आप एक दो बार सर्च कर लेते हैं ना, तो जब आप दोबारा से उसको खोलेंगे तो वो दोबारा से उन चीजों को रिकमेंड करने लग जाएगा सिस्टम। तो वहां पे क्या हो रहा है, वो रिएक्टिव मशीन की तरह काम कर रहा है। वैसे ही नेटफ्लिक्स मूवीज में अब जब जिस तरीके का आप मूवीज देखते हैं, जिन जॉनर्स की मूवी देखते हैं, तो उन्हीं जॉनर्स की मूवी आपको नेटफ्लिक्स रिकमेंड करता है। तो ये रिएक्टिव मशीन्स में आता है। दूसरा है लिमिटेड मेमोरी मशीन्स। तो दीज मशीन्स कैन लुक इनटू द पास्ट एंड मॉनिटर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स इन सिचुएशंस ओवर टाइम। ये जो मशीन है ये पास्ट में भी लुक कर सकती हैं और मॉनिटर करती हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को और सिचुएशंस को टाइम के हिसाब से। जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो कार्स को ऑब्जर्व करते हैं, जो बाकी कार्स रोड पे चल रही हैं उनको भी ऑब्जर्व करती है, उनकी स्पीड को ऑब्जर्व करती है, डायरेक्शंस को ऑब्जर्व करती है, ट्रैफिक लाइट्स को ऑब्जर्व करती है, साइंस को ऑब्जर्व करती है, और फिर कार की हेल्प करती है ये डिसाइड करने में कि कब उसको लेन चेंज करनी है और कैसे उसको ड्राइव करना है। तो ये लिमिटेड मेमोरी मशीन्स होती हैं जिसमें हम पास्ट में जो चीजें हो रही हैं और बाकी जो चीजें हैं उनको मॉनिटर भी कर सकें और सिचुएशंस को भी मॉनिटर कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। तीसरा है थ्योरी ऑफ माइंड। तो दीज मशीन्स that can understand that people have belief, emotions, expectation, etc. and they have some expectations of their own. तो थ्योरी ऑफ माइंड क्या होती है, इन मशीन्स के पास माइंड की थ्योरी होती है कि जो लोग हैं या जो मशीन है, ये जो मशीन है वो अंडरस्टैंड कर सकती है कि लोगों के पास बिलीव्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये जो मशीनें क्या करती हैं, ये इमोशनली थिंक कर सकती हैं और रेस्पॉन्ड कर सकती हैं इमोशंस के साथ। जैसे कि एआई है सोफिया, एक आपने आर्टिफिशियल रोबोट देखा होगा सोफिया, जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वो मतलब ह्यूमंस की तरह बिहेव करती है, उसके अंदर इमोशंस भी हैं। ठीक है। चौथा है सेल्फ अवेयरनेस। तो ये जो मशीन है इनको हम ह्यूमन इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हैं, या बिल्कुल ये मतलब ह्यूमंस की तरह ही होते हैं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस वाली मशीन्स को। तो ये जो आर्टिफिशियल मशीन अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ठीक है, इनके ऊपर वर्किंग चल रही है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन हुआ। तो एआई जो थी उसकी बिगिनिंग हुई थी 1943 में। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ एआई बिगिन अराउंड 1943। सेकंड, एआई नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम जो थे वो 1970 में आ गए थे। जो मींस एआई नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम्स का जो कॉन्सेप्ट था वो 1970 में आ गया था, जो कि यूज करता था रूल बेस्ड सिस्टम को नॉलेज कैप्चर करने के लिए, और इसके अंदर इफ एल्स और डिसीजन ट्रीज वगैरह यूज होते थे। किसके अंदर, एआई नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर, जो कि 1970 में आया था। इसके बाद क्या होता है, 1943 में शुरुआत हुई, 1970 में एआई नॉलेज बेस्ड सिस्टम आ गई। तीसरे जो 1998 में क्या हुआ, मशीन लर्निंग आ गई। तो मशीन लर्निंग दो टाइप्स की होती थी, एक फॉर्मल मशीन लर्निंग, एक इनफॉर्मल मशीन लर्निंग। तो फॉर्मल में क्या होता था, जो मशीन थी वो एक्सपीरियंसेस से लर्न करती थी और इंक्रीज करती थी अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस। इनफॉर्मल में क्या होता था, इट मीन्स गिविंग कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग इट्स कैपेबिलिटी। इनफॉर्मल में ये होता था कि कंप्यूटर को हम एबिलिटी दे देते थे कि वो खुद से लर्न कर सके
और उसके लिए उसको लर्न करवाने के लिए एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग ना करी जाए, मीन्स उसको एडिशनल चीज़ें ना दी जाए उसको लर्न कराने के लिए। फॉर्मल में तो हम देते थे, वहीं इनफॉर्मल में हम कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते थे जिससे वो लर्न करे। चौथा, सुपरवाइज लर्निंग स्टार्ट हुई 2004 में। मशीन लर्निंग कब आई? 1998 में। उसके बाद सुपरवाइज लर्निंग आई 2004 के अंदर। तो इट इज बेस्ड ऑन गिविंग करेक्ट आंसर्स। तो सुपरवाइज लर्निंग बेस होती है, किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन गिविंग करेक्ट आंसर। जैसे कि स्पैम फिल्टर्स या फेशियल रिकॉग्निशंस, लाइक टैग ए पेस पर्सन ऑन फेसबुक। अपन फेसबुक पे देखा होगा कि अगर आप किसी दोस्त के साथ क्या करते हैं, एक फोटो डालते हैं, तो आप देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे टैग का ऑप्शन आ जाता है, और जब आप उसको टैग करने जाते हैं तो उसी का नाम आता है। तो ये सारी चीजें ना ये सुपरवाइज लर्निंग से आती हैं। या आपने देखा होगा ईमेल बॉक्स के अंदर आपके काफी सारे स्पैम मैसेज होते हैं, तो उन स्पैम मैसेज को फिल्टर करना ये सुपरवाइज लर्निंग का काम था। फिर अनसुपरवाइज लर्निंग 2010 में आई। तो ये क्या था? ये सुपरवाइज लर्निंग का रिवर्स था। मींस ये कुछ एल्गोरिथम्स को फॉलो करता था कि जानने के लिए कि क्या सही है। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में कोई एल्गोरिथम फॉलो नहीं हो रहा था और वो करेक्ट आंसर दे देती थी। लेकिन अनसुपरवाइज्ड में क्या होता था कि वो सुपरवाइज लर्निंग का उल्टा था। इसके अंदर एल्गोरिथम्स को फॉलो किया जाता था ताकि हम ये जान सके कि क्या सही है। तो इसमें क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगता था और मार्केट सेगमेंटेशन होता था। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है टारगेट मार्केटिंग। क्लस्टरिंग एल्गो का मतलब यूज टू फाइंड पैटर्न्स इन डेटा सेट एंड देन ग्रुप द डेटा इनटू डिफरेंट कोहेरेंट क्लस्टर्स। मींस इसमें क्या होता था कि हम डेटा सेट के अंदर पैटर्न्स फाइंड करते थे और उन पैटर्न्स को हम फिर ग्रुप करते थे किसके अंदर? डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर। ठीक है, ये होता था हमारे क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में। उसके बाद 2010 में ही जेनेटिक प्रोग्रामिंग आ गई, जिसको हम कह सकते हैं ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस था ताकि हम जो एल्गोरिथम्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद 2019 से फ्यूचर ऑफ एआई स्टार्ट हुआ, जिसमें कि हम ऐसी मशीन्स को बनाने का काम कर रहे हैं जो कि ह्यूमंस को मिमिक कर सकें। ठीक है, एफर्ट्स आर डन सो दैट मशीन्स मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस टोटली। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट प्रोग्राम क्या है, और हम कैसे इंश्योर करते हैं कि जो एजेंट प्रोग्राम है वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट इज एनीथिंग दैट परसीव इट्स एनवायरनमेंट थ्रू सेंसर्स एंड एक्ट अपॉन दैट एनवायरनमेंट थ्रू एक्चुएटर्स। एजेंट रन इन द साइकिल ऑफ परसीविंग, थिंकिंग एंड क्या एक्टिंग। तो एजेंट कुछ नहीं है, एजेंट एक इज एनीथिंग। एजेंट क्या है? एजेंट कुछ सा है जो कि क्या करता है? एनवायरनमेंट से परसीव करता है, सेंसर्स की मदद से एनवायरनमेंट से जो चीज है उनको परसीव करेगा और उनके ऊपर एक्ट करेगा। ठीक है, एंड एक्ट अपॉन दैट एनवायरनमेंट। किसकी मदद से एक्ट करेगा? एनवायरनमेंट के ऊपर एक्चुएटर्स की मदद से। तो एक्चुएटर क्या है? एक्चुएटर मतलब दे आर हेल्पिंग टू एक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एजेंट जो होता है, एजेंट के अंदर साइकिल कौन सी चलती है कि वो एनवायरनमेंट से परसीव करेगा, उसको थिंक करेगा और फिर एक्ट करेगा। तो एजेंट क्या है? एजेंट आर्किटेक्चर प्लस एजेंट प्रोग्राम। एजेंट को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एजेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड एजेंट प्रोग्राम। तो आर्किटेक्चर क्या है? मशीनरी दैट द एजेंट एक्ट्स ऑन। आर्किटेक्चर एक ऐसी मशीनरी है जिसके ऊपर एजेंट काम करता है, जिसके अंदर डिवाइसेस होते हैं, सेंसर्स और एक्चुएटर्स, जैसे कि रोबोटिक कार हो गया। एजेंट प्रोग्राम क्या है? जिसके अंदर हम एजेंट फंक्शंस को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो एजेंट फंक्शन क्या है? एजेंट फंक्शन इज अ मैप फ्रॉम द परसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन। एजेंट फंक्शन क्या है? ये एक मैप है फ्रॉम द परसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन। ये परसेप्ट सीक्वेंस और एक्शन के बीच का मैप है, इसको हम एजेंट फंक्शन बोलते हैं। तो एजेंट प्रोग्राम क्या है? एजेंट प्रोग्राम इज एन इंटेलिजेंट एजेंट प्रोग्राम। तो क्यों हम मान सकते हैं कि एजेंट प्रोग्राम जो है वो इंटेलिजेंट एजेंट प्रोग्राम है? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अगर वो वीक नोशंस को फॉलो करता है, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, इंटरेक्टिविटी हो गया, ऑटोनोमी हो गया, और स्ट्रॉन्ग नोशंस को फॉलो करता है जैसे कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड स्टेट्स, कॉनोटेटिव स्टेट्स, अफेक्टिव स्टेट्स, इन चीजों को अगर वो फॉलो करता है तो हम उसको इंटेलिजेंट एजेंट प्रोग्राम बोल देते हैं। वीक नोशन जैसे कि फ्लेक्सिबल होता है, वो हर एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उसके अंदर ऑटोनोमी होती है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग नोशन जैसे कि उसके अंदर इंफॉर्मेटिव रिलेटेड स्टेट्स होते हैं, कॉनोटेटिव स्टेट्स होते हैं, अफेक्टिव स्टेट्स होते हैं। अगर उसके अंदर ये सारी चीजें हैं तो हम कह सकते हैं कि जो एजेंट प्रोग्राम है वो इंटेलिजेंट एजेंट प्रोग्राम है। अब हम बात करते हैं इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है और काइंड्स ऑफ एजेंट प्रोग्राम के बारे में।
ये भी इंपॉर्टेंट है यार, इसको समझेगा। इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है? ये एक ऑटोनोमस एंटिटी है जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर एक्ट करती है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स फॉर अचीविंग गोल्स। इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है? इट इज एन ऑटोनोमस एंटिटी। ये एक ऑटोनोमस एंटिटी होती है जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर एक्ट कर रही होती है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, ताकि वो जो उसके गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। तो इंटेलिजेंट एजेंट जो है वो एनवायरनमेंट से लर्न करता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके। ये एनवायरनमेंट है, ये सेंसर्स और इफेक्टर्स हैं। तो उससे एनवायरनमेंट से जो सेंसर्स हैं वो परसेप्ट गेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इफेक्टर क्या करते हैं? इफेक्टर चीजों को थिंक करते हैं और उसके बाद एक्ट करते हैं, यानी कि एक्शंस परफॉर्म करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, ताकि जो है वो अपने गोल्स को रीच कर सके या अचीव कर सके। तो टेंशन मत लेना, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। ओके गाइस। अब हम समझते हैं कि बेसिक काइंड्स ऑफ एजेंट प्रोग्राम। तो हम पहले जो एजेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट। तो सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो सिंपलेस्ट एजेंट होता है। सिंपलेस्ट एजेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो डिसीजन लेता है, इट टेक्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्ट्स एंड इग्नोर द रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री। इसमें क्या होता है कि जो डिसीजन होता है वो हम लेते हैं करंट परसेप्ट के ऊपर, मीन्स जो करंट में परसेप्ट आया उसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं, और जो इससे पहले परसेप्ट आ चुके हैं उनको हम इग्नोर करते हैं, मीन्स इग्नोर द रेस्ट ऑफ द परसेप्ट हिस्ट्री। सिंपलेक्स रिफ्लेक्स एजेंट जो है वो तभी सक्सीड करते हैं जब उनके पास एक फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट होता है। ये वाले एजेंट जो होते हैं वो कंडीशन एक्शन रूल पे वर्क करते हैं, मींस वो जो सिचुएशंस हैं या करंट स्टेट जो है उनको मैप करता है, मींस इट मैप्स द करंट स्टेट टू एक्शन। ये करंट स्टेट को एक्शंस के साथ मैप करते हैं, इसीलिए इनको कंडीशन एक्शन रूल भी कंडीशन एक्शन रूल की वर्किंग भी बोला जाता है इनको, क्योंकि ये कंडीशन एक्शन रूल्स पे वर्क करते हैं। इट एक्ट्स अकॉर्डिंग टू अ रूल हुज कंडीशन मैचेस द करंट स्टेट। ये उन रूल्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं जिनकी कंडीशन करंट स्टेट से मैच हो जाती है, एज डिफाइंड बाय द परसेप्ट, जो कि परसेप्ट से डिफाइन होती है, ठीक है। ये सिंप्लेक्स रिफ्लेक्स एजेंट होता है, ये सिंपलेस्ट होते हैं, ये डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करंट परसेप्ट, और बाकी का जो परसेप्ट स्टेट उसको भूल जाते हैं। ये तभी सक्सीड हो सकते हैं जब फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट हो। ये कंडीशन एक्शन रूल पे वर्क करते हैं, मींस मैप करते हैं करंट स्टेट को एक्शन के साथ। ये एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू अ रूल हुज कंडीशन मैचेस द करंट स्टेट एंड एज डिफाइंड बाय द परसेप्ट। तो ये इनका डायग्राम है, इसमें हम एजेंट होता है, हमारे पास एनवायरनमेंट होता है। तो सेंसर्स क्या कर रहे हैं? परसेप्ट गेन कर रहे हैं, और एक्चुएटर्स हमको क्या कर रहे हैं? एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेंसर्स क्या करेंगे? तो व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक नाउ, सेंसर से हम ये पता करते हैं कि वर्ल्ड कैसा है इस टाइम। फिर उसके बाद हम ये सोचते हैं कि कौन सा एक्शन देना चाहिए, और कंडीशन एक्शन रूल्स अप्लाई करके हम ये समझते हैं कि कौन सा एक्शन हमको परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद एक्चुएटर्स की मदद से हम एक्शन को परफॉर्म कर देते हैं। ये इसमें बेसिकली हमारा फंडा है। उसके बाद हम समझेंगे मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। तो मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट जो हैं वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट पे वर्क करते हैं, जबकि सिंपल जो थे वो फुली ऑब्जर्वेबल पे वर्क करते थे। ये पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट पे वर्क करेंगे। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडल, दूसरा इंटरनल स्टेट। मॉडल का मतलब क्या होता है? नॉलेज अबाउट हाउ थिंग्स हैपन इन द वर्ल्ड। मॉडल में क्या होता है कि इसके अंदर नॉलेज होती है कि कैसे जो चीजें हैं वो वर्ल्ड के अंदर वर्क कर रही हैं, इसीलिए इसको मॉडल बेस्ड एजेंट भी बोला जाता है। इंटरनल स्टेट मतलब इट इज द करंट स्टेट बेस्ड ऑन द परसेप्ट हिस्ट्री। ये करंट स्टेट होती है जो कि बेस्ड होती है परसेप्ट हिस्ट्री पे, लेकिन करंट स्टेट उसमें क्या होती है जो हमने पिछले पढ़ा है, उसमें परसेप्ट हिस्ट्री को तो भूल जाते हैं। तो these agents have the model which is knowledge of the world and based on the model they perform action। इन एजेंट्स में हमारे पास मॉडल होता है जिसके पास दुनिया की नॉलेज होती है, यानी कि वर्ल्ड की नॉलेज होती है, और इस मॉडल के बेस पे हम एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इट कीप्स ट्रैक ऑफ द करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनल मॉडल एंड देन चूजेस एन एक्शन। ये जो हमारा मॉडल है, ठीक है, ये क्या करता है? करंट स्टेट जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो कीप करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनल मॉडल, और उसके बाद ये एक्शन को चूज करता है कि कौन सा एक्शन को परफॉर्म करना है। इसका डायग्राम ये है कि ये हमारे पास एनवायरनमेंट है और ये हमारे पास क्या है? एजेंट है। इसमें क्या करते हैं कि सेंसर्स परसेप्ट गेन करता है एनवायरनमेंट से, उसके बाद वो ये देखता है कि जो हमारे
वर्ल्ड है उसकी स्टेट क्या है, कैसे वर्ल्ड इवॉल्व हुआ है और हम क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं। ये सब चीज़ों को देखने के बाद वो क्या करता है, वो जाता है व्हाट एक्शंस आई शुड डू नाउ। तो ये डिसाइड करता है कि कौन से एक्शन हमको फॉलो करने हैं। तो फिर ये कैसे परफॉर्म करता है, कंडीशन एक्शन रूल्स की मदद से हम परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद एक्चुएटर क्या करता है, वो एक्शन परफॉर्म कर देता है एनवायरनमेंट के ऊपर। ये बेसिकली इसका फंडा है, ठीक है। तीसरा है गोल बेस्ड एजेंट्स। तो दीज टाइप ऑफ एजेंट्स टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स गोल। ये जो एजेंट्स हैं ये अपने गोल के हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि मतलब मुझे 4 कदम चलना है तो कैसे चलना है, उसके हिसाब से ये डिसीजन लेंगे। और डिजेरेबल सिचुएशन सो दैट इट कैन चूज सच एन एक्शन दैट कैन अचीव द गोल रिक्वायर्ड। और अगर ऐसी सिचुएशंस पड़ जाती हैं जिसमें इनको गोल नहीं दिखाई दे रहा है तो ये ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनकी वजह से अपने गोल के पास पहुंच सकें, ठीक है। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर मॉडल बेस्ड एजेंट। ये मॉडल बेस्ड एजेंट का इम्प्रूवमेंट है जिसके अंदर एजेंट की इन्फॉर्मेशन भी हम इंक्लूड कर रहे होते हैं। जबकि हम जो पिछला पढ़ रहे थे उसके अंदर हम एजेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि मॉडल बेस्ड एजेंट था, उसके अंदर हम एजेंट की इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं करते थे। इसका एम क्या है, इट्स एम इज टू रेड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन एक्शन एंड द गोल। इसका एम ये है कि जो एक्शन है और गोल है उसके बीच का डिस्टेंस हम दूर कर सकें, सो दैट द बेस्ट पॉसिबल वे कैन बी चूजन फ्रॉम द मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। जिसकी मदद से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि हम एक बेस्ट पॉसिबल वे को चूज कर पाए फ्रॉम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, ठीक है जी। इट कैन इजिली चेंज इट्स बिहेवियर इफ रिक्वायर्ड। और ये वाला जो हमारे पास गोल बेस्ड एजेंट्स होते हैं ये अपने बिहेवियर को टाइम के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि चेस प्लेइंग गाई जो होता है, जिसका गोल होता है कि वो गेम को विन करे, ठीक है। दूसरा, क्योंकि वो इसका 5वां पॉइंट हम कह सकते हैं कि इट कीप्स ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड स्टेट। ये वर्ल्ड स्टेट का भी जो ट्रैक है उसको क्या करता है, एग्जामिन करता है, एज वेल एज सेट ऑफ गोल्स। इट कीप्स ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड स्टेट एज वेल एज सेट ऑफ गोल्स। सेट ऑफ गोल्स का भी ट्रैक रखता है। इट इज ट्राइंग टू अचीव एंड चूज एन एक्शन दैट विल लीड टू द अचीवमेंट ऑफ इट्स गोल। ये वर्ल्ड स्टेट का भी ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, गोल्स का भी ट्रैक रिकॉर्ड रखता है जो कि अचीव करना चाहता है, और एक्शन को चूज करता है जिसकी वजह से ये अचीवमेंट कर सके अपने गोल का। डायग्राम के लिए आप प्लीज अपनी क्वांटम को ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम अगर हम बनाने लग जाए, समझने लग जाए तो टाइम जो है काफी ज्यादा चला जाएगा। फोर्थ है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स। तो ये बेस्ट वे होता है गोल्स को अचीव करने के लिए। ये वाले जो एजेंट होते हैं इनके पास सबसे अच्छा तरीका होता है जिससे वो अपने गोल को अचीव कर सकें। इट इज यूजफुल व्हेन देयर आर मल्टीपल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। ये तब यूजफुल होता है जब हमारे पास मल्टीपल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हों, एंड एन एजेंट हैज टू चूज इन ऑर्डर टू परफॉर्म द बेस्ट एक्शन। और हमारे एजेंट को क्या चूज करना है, बेस्ट एक्शन जो है उसको चूज करना है। एजेंट को एक ऐसा ऑल्टरनेटिव चूज करना है जो कि एक बेस्ट एक्शन को परफॉर्म कर पाए, ठीक है। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर गोल बेस्ड एजेंट। ये जो है गोल बेस्ड एजेंट का भी इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज ये गोल को तो इन्वॉल्व करता ही करता है, लेकिन ये भी इन्वॉल्व करता है कि कैसे हम जो गोल की वे है उसको अचीव कर सकते हैं। इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर गोल बेस्ड एजेंट एज इट नॉट ओनली इन्वॉल्व्स द गोल but also the way the goal can be achieved such that the goal can be achieved in a quicker, safer and cheaper way। ये गोल बेस्ड एजेंट का इम्प्रूवमेंट है। इसके अंदर गोल की ही इंफॉर्मेशन नहीं होती, ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे हम गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है, इन ए क्विकर, सेफर और चीपर वे। तो एक्शन विद मैक्सिमम यूटिलिटी इज कंसीडर्ड। जिस एक्शन की सबसे ज्यादा यूटिलिटी होती है उसको हम कंसीडर करते हैं, जिससे हमारा सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है उसको हम इस वाले जो हमारे यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स होते हैं उसको कंसीडर किया जाता है। तो मैपिंग ऑफ ए स्टेट विद रियल नंबर्स विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी फंक्शन गिव द एफिशिएंसी ऑफ एन एक्शन टू अचीव गोल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेट्स को रियल नंबर से मैप कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, जिसकी वजह से जो है हम एफिशिएंसी जो है एक एक्शन की उसको पता लगा देते हैं, ताकि हम जो ज्यादा हाईली एफिशिएंट जो हमारे पास एक्शन होगा उसकी मदद से हम जो गोल है उसको अचीव कर लेंगे। जैसे कि डिलीवरी ड्रोन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कस्टमर्स जो ऐसे कस्टमर जिनको सबसे ज्यादा नीड है किसी चीज की, जो कम डिस्टेंस में है, उनको सबसे पहले डिलीवर कर देंगे आइटम जो भी हैं। और ये वर्क करते हैं ऑप्टिमाइजिंग फैक्टर, जो कि डिलीवरी टाइम हो गया, एनर्जी कंजप्शन हो गया और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर वर्क करता है ये डिलीवरी ड्रोन। ये इसका एग्जांपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटेलिजेंट सिस्टम्स की, तो
या इंटेलिजेंट एजेंट्स की, इट मस्ट लर्न एंड इम्प्रूव थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। ठीक है, ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो है ये सीखता है और इम्प्रूव करता है इंटरेक्शन जब इसका एनवायरमेंट के साथ होता है। दूसरा, ये अडेप्ट करता है रियल टाइम सिचुएशंस के साथ, इसके अंदर एडेप्टेबिलिटी होती है कि कैसी भी सिचुएशन है उसके साथ ये अडेप्ट कर लेता है। तीसरा, इट शुड लर्न क्विकली फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इसको अगर कितना भी डेटा दिया जाए तो वो उससे जल्दी से सीख सके। चौथा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इट शुड हैव मेमोरी विच मस्ट एक्सिबिट स्टोरेज एंड रिट्रीवल कैपेसिटीज, इसके अंदर ऐसी मेमोरी होनी चाहिए, इसके अंदर मेमोरी होनी चाहिए जो कि कैसी हो, जिसके अंदर एग्जिबिट स्टोरेज हो, जो कि स्टोरेज को एग्जिबिट कर पाए, और उसके अंदर रिट्रीवल यानी इंफॉर्मेशन गेनिंग कैपेसिटी जो है वो ज्यादा अच्छी हो। फिफ्थ, इट शुड बी एबल टू एनालाइज सेल्फ इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, एरर एंड सक्सेस, वो खुद से ही एनालाइज कर दे अपने बिहेवियर को, उसके एरर्स को और सक्सेस को। तो अब हम बात करते हैं वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरनमेंट, जिसके अंदर फुली ऑब्जर्वेबल और पार्शियली ऑब्जर्वेबल जो है उसके अंदर हम डिफरेंस बताते हैं। तो जब when an agent sensor is capable to sense or access the complete state of an agent at each point in time, जब एक एजेंट सेंसर जो होता है वो कैपेबल होता है कि वो एक एजेंट की स्टेट को कंप्लीटली एक्सेस कर सके हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उसको हम बोलते हैं फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। मींस जब एक एजेंट सेंसर इज कैपेबल टू सेंस और एक्सेस द कंप्लीट स्टेट ऑफ एन एजेंट, जब कोई एजेंट सेंसर कंप्लीटली एक्सेस कर लेता है किसी भी एजेंट की स्टेट को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं फुली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। अगर नहीं कर पाता तो उसको हम पार्शियली ऑब्जर्वेबल बोलते हैं। जैसे कि चेस बोर्ड जो होता है वो फुली ऑब्जर्वेबल होता है, ड्राइविंग में हमारे पास पार्शियली ऑब्जर्वेबल चीजें होते हैं। चेस में तो हम देख पा रहे हैं ना कि भाई ये वाला घोड़ा कहाँ पे रखा हुआ है, ये हाथी कहाँ पे रखा हुआ है, कैसे हमको मूव करना है, तो ये चेस में हो रहा है। ड्राइविंग में क्या होता है कि हम सिर्फ अपने सामने को देख पा रहे हैं ना, अगर मोड़ आता है तो उस मोड़ के साइड में नहीं देख पाते ना, तभी तो देख पाएंगे जब हम उस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, तो वही चीज होती है, इसलिए उसको पार्शियली ऑब्जर्वेबल होते हैं। दूसरा, डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोचैस्टिक। तो when a uniqueness in the agent's current state completely determines the next state of the agent, जब एक एजेंट की करंट स्टेट की जो यूनिकनेस है वो कंप्लीट डिटरमाइन कर सकती है कि जो नेक्स्ट स्टेट ऑफ एजेंट है वो कैसी होने वाली है, तब उसको हम डिटरमिनिस्टिक बोलते हैं। मींस वो कंप्लीट डिटरमाइन कर दे। मींस अगर यहाँ पे कुछ रखा है, ठीक है, इसको रखने के बाद इसकी स्टेट को देख के अगर हम ये डिटरमाइन कर दें तो इसकी अगली स्टेट कैसी होने वाली है, तो उसको हम डिटरमिनिस्टिक बोलते हैं। ठीक है। स्टोकेस्टिक क्या होती है? स्टोकेस्टिक जो होती है वो रैंडम इन नेचर होती है, क्योंकि ये यूनिक नहीं होती, इसके अंदर कोई यूनिकनेस नहीं होती है, और डिटरमिनिस्टिक के अंदर यूनिकनेस होती है। तीसरी है कॉम्पिटिटिव वर्सेस कोलैबोरेटिव। तो एक एजेंट को हम कॉम्पिटिटिव कब बोलते हैं? एन एजेंट इज सेड टू बी इन ए कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट व्हेन इट कम्पीट्स अगेंस्ट अनदर एजेंट टू ऑप्टिमाइज द आउटपुट। कॉम्पिटिटिव एजेंट वो होता है जो कि बाकी एजेंट्स के साथ कॉम्पीट करता है ताकि वो आउटपुट जो है, जो आउटपुट देना है उसको वो ऑप्टिमाइज कर सके और ऑप्टिमल आउटपुट दे पाए, उसको हम कॉम्पिटिटिव बोलते हैं। कोलैबोरेटिव कब बोलते हैं? एक एजेंट को हम कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट का एजेंट तब बोलते हैं जब वो मल्टीपल एजेंट्स के साथ कोऑपरेट करे ताकि वो डिजायर्ड आउटपुट जो हम आउटपुट लेना चाह रहे हैं उसको प्रोड्यूस कर पाए। फिफ्थ, सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टी एजेंट। एन एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एजेंट इज कॉल्ड सिंगल एजेंट एनवायरनमेंट, और एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर एक से ज्यादा एजेंट हो उसको हम मल्टी एजेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं। फिफ्थ, डायनामिक वर्सेस स्टैटिक। डायनामिक एनवायरनमेंट कौन सा होता है? एक एनवायरनमेंट जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है उसको हम डायनेमिक बोलते हैं, और एक एनवायरनमेंट जिसके अंदर कोई चेंज नहीं है, विद नो चेंज इन इट्स स्टेट, इज कॉल्ड एज स्टैटिक एनवायरनमेंट। सिक्स्थ, डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस। अगर किसी भी एनवायरनमेंट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट के ऊपर डेलिब्रेट हो सकते हैं ताकि हम एक आउटपुट ऑब्टेन करें, उसको हम डिस्क्रीट एनवायरनमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एक्शंस हो। अगर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है भाई। एपिसोडिक और सीक्वेंशियल। एपिसोडिक में क्या होता है कि कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है करंट और प्रीवियस इंसिडेंट्स के बीच में। ठीक है भाई। सीक्वेंशियल में क्या होता है कि जो अगला एक्शन है टारगेट का या एजेंट का जो है अगला एक्शन जो है वो उसके पिछले वाले एक्शन पर डिपेंड होता है, इसलिए उसको सीक्वेंशियल। एक सीक्वेंस में अगर हमारा एजेंट वर्क कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल।
और अगर वो एपिसोडिक यानी कि कोई डिपेंडेंसी नहीं है करंट और प्रीवियस इंसिडेंट के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिसोडिक। एक होता है नोन एनवायरनमेंट और अननोन एनवायरनमेंट। इन नोन एनवायरनमेंट द आउटपुट फॉर ऑल प्रोबेबल एक्शंस इज गिवन। एक नोन एनवायरनमेंट में क्या होता है, जितने भी पॉसिबल एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं उनके आउटपुट हमको पता है। वहीं अननोन एनवायरनमेंट में क्या होता है कि हमको पता ही नहीं होता है कि क्या आउटपुट आ सकता है। अब हम बात करते हैं लर्निंग एजेंट्स के बारे में, उनके आर्किटेक्चर के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और एप्लीकेशंस के बारे में। तो लर्निंग एजेंट क्या है, एक ये टूल है एआई का जो कि कैपेबल होता है लर्निंग फ्रॉम इट्स एक्सपीरियंसेस, जिसके अंदर ये पावर होती है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से चीजें सीख सके। They are able to perform tasks, analyze performance and look for new ways to improve on those tasks. इनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो टास्क को परफॉर्म करें, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करें और ऐसे नए तरीके खोजें जिनकी मदद से वो अपने टास्क को और बेहतर कर सकें। तो इसका आर्किटेक्चर ये है हमारे पास, ठीक है। एनवायरमेंट, सेंसर्स, परफॉर्मेंस एलिमेंट, एक्चुएटर्स। तो इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड देखते हैं क्रिटिक, ठीक है। उसके बाद क्रिटिक फीडबैक देता है लर्निंग एलिमेंट को। लर्निंग एलिमेंट क्या करता है, अपने लर्निंग गोल्स की मदद से प्रॉब्लम जनरेट करता है। फिर जो नॉलेज जो है, लर्निंग एलिमेंट नॉलेज गेन करता है परफॉर्मेंस एलिमेंट से, ठीक है, और चेंजेस देता है परफॉर्मेंस एलिमेंट को। ये बाकी हमारा क्या है, तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं लर्निंग एजेंट के, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं आर्किटेक्चर में। पहला है लर्निंग एलिमेंट। तो लर्निंग एलिमेंट क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंप्रूवमेंट्स, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंप्रूवमेंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि परफॉर्मेंस एलिमेंट से क्या लिया, नॉलेज, उसके बाद वो चेंजेस प्रोवाइड कर सकता है, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इंप्रूवमेंट्स। इट यूजेस फीडबैक, ये फीडबैक लेता है क्रिटिक्स से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑन हाउ एजेंट इज डूइंग, कि कैसे एजेंट वर्क कर रहा है या एजेंट कैसे काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, एंड डिटरमाइंस हाउ द परफॉर्मेंस एलिमेंट शुड बी मॉडिफाइड इन फ्यूचर। तो ये फीडबैक लेता है क्रिटिक्स से, ठीक है, फिर डिटरमाइन करता है कि कैसे हम जो परफॉर्मेंस एलिमेंट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो इट्स डिजाइन डिपेंड अपॉन द डिजाइन ऑफ परफॉर्मेंस एलिमेंट। इसका डिजाइन जो है परफॉर्मेंस एलिमेंट के डिजाइन पर बेस्ड होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस एलिमेंट से ही लर्निंग एलिमेंट क्या ले रहा है, नॉलेज ले रहा है। दूसरा परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एक्सटर्नल एक्शंस थ्रू सेंसर्स। तो परफॉर्मेंस एलिमेंट आप देख पा रहे हैं एक्सटर्नल जो एक्शंस हो रहे हैं उनको सेंसर की मदद से ले रहा है, ठीक है, ये हमारा परफॉर्मेंस एलिमेंट होता है। तीसरा क्रिटिक क्या है, तो क्रिटिक क्या कर रहा है, ये लर्निंग एलिमेंट को बताता है कि कैसे हमारा हाउ वेल द एजेंट इज डूइंग विद रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, कि कितने अच्छी तरीके से एक एजेंट काम कर रहा है, ये क्रिटिक बता रहा है। इट इज नेसेसरी है क्योंकि बिकॉज द परसेप्ट देमसेल्फ प्रोवाइड नो इंडिकेशंस ऑफ द एजेंट सक्सेस, क्योंकि जो परसेप्ट हैं वो खुद से कोई भी इंडिकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं एजेंट की सक्सेस के बारे में, कि भाई कितने अच्छे तरीके से एजेंट काम कर रहा है, कितना सक्सेसफुल है एजेंट। प्रॉब्लम जनरेटर, तो जो हम ये देख पा रहे हैं इसके अंदर प्रॉब्लम जनरेटर क्या कर रहा है, प्रॉब्लम जनरेटर जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सजेस्टिंग एक्शंस दैट विल लीड टू न्यू एंड इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस। ये रेस्पॉन्सिबल होता है ताकि वो एक्शंस को सजेस्ट कर सके जो कि क्या कर सकते हैं, एक न्यू और इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस को बना सकते हैं, लीड कर सकते हैं। दूसरा बाकी क्या है, इट ऑल्सो सजेस्ट एक्सप्लोरेटरी एक्शंस, ये एक्सप्लोरेटरी एक्शंस को भी सजेस्ट करता है, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। फिर भी एक बार आप नहीं समझे तो नोट्स में प्रोवाइड कर ही दूंगा यार, वहां से जाके पढ़ लीजिएगा और बाकी आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, लर्निंग एलिमेंट जो कि इंप्रूवमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, परफॉर्मेंस एलिमेंट जो कि एक्सटर्नल एक्शंस को गेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्रिटिक क्या करता है, क्रिटिक ये बताता है लर्निंग एलिमेंट को कि कैसे एक एजेंट या कितने अच्छे तरीके से एक एजेंट काम कर रहा है। प्रॉब्लम जनरेट क्या करता है, ये एक्शन सजेस्ट करता है ताकि न्यू और इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस को बनाया जा सके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रनिंग एजेंट की, सिचुएटेडनेस means when an agent receives some form of sensory input from its environment it then performs some action that change environment। situatedness क्या मतलब क्या होता है कि अगर कोई एजेंट कोई भी सेंसरी इनपुट ले रहा है एनवायरनमेंट से तो वो कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म करेगा जिनसे एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आए, ये तो सिचुएटेडनेस। दूसरा ऑटोनॉमी मींस इसके पास कंप्लीट कंट्रोल होता है खुद के एक्शंस के ऊपर और इंटरनल स्टेट के ऊपर, इसलिए इसको ऑटोनॉमी बोल सकते हैं। तीसरा एडेप्टेबिलिटी मींस वो फ्लेक्सिबली क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है,
टू चेंजेस विद इन इट्स एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो उनके लिए फ्लेक्सिबली रिएक्ट कर सकता है। चौथा, सोशियबिलिटी मीन्स इट इज एबल ऑफ इंटरेक्टेड इन पीयर टू पीयर मैनर विद अदर एजेंट्स और ह्यूमंस। सोशियबिलिटी इसके अंदर जो है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होती है कि इसके अंदर सोशियबिलिटी होती है, मींस ये इंटरेक्ट कर सकता है पीयर टू पीयर मैनर में एजेंट्स के साथ भी और ह्यूमंस के साथ भी। एप्लीकेशंस क्या है लर्निंग एजेंट की? क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन, सर्च इंजन, कंप्यूटर विजन, सेल्फ ड्राइविंग कार, रिकॉग्निशन ऑफ जेस्चर्स। लर्निंग एजेंट की मदद से हम अपने जेस्चर्स को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में हम इसका यूज कर रहे होते हैं, क्लस्टरिंग में इसका यूज कर रहे होते हैं, क्लासिफिकेशन मीन्स कैसे हम चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं, ये होता है, ठीक है। प्रेडिक्शंस के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं कि भाई अगर अभी कुछ आया तो अगला क्या प्रेडिक्ट हो सकता है, जैसे कि फ्यूचर और उसको वगैरह होते हैं, उन चीज़ों में भी कर सकते हैं। सर्च इंजन, सर्च इंजन मतलब कि उसके अंदर भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि गूगल वगैरह होते हैं, सर्च इंजन है। तो अब हम बात करते हैं एआई कंपोनेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। ऐसे कौन कौन सी एआई के कंपोनेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो 6 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एन एआई सिस्टम आर रिक्वायर्ड to solve a problem. They are responsible for generating desired result for particular problem. तो ये responsible होते हैं desired result को generate करने के लिए किसी भी particular problem के लिए। सबसे पहला knowledge representation. It is used for representation of necessary knowledge so that AI system can perform task and generate result. Knowledge representation क्या होता है? ये जो है नेसेसरी नॉलेज रिप्रेजेंट करता है एआई के लिए, ताकि जो एआई सिस्टम है वो टास्क परफॉर्म कर सके और रिजल्ट्स को जनरेट कर सके। दूसरा, ह्यूरिस्टिक सर्चिंग टेक्निक्स। तो ह्यूरिस्टिक सर्चिंग टेक्निक्स क्या होती हैं? इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड रिजल्ट्स एफिशिएंटली इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मेमोरी यूजेज। तो ये रिजल्ट जो है ये किस लिए काम आती है? ताकि ये प्रोवाइड कर सके रिजल्ट्स को एफिशिएंटली, किन टर्म्स में? टाइम और मेमोरी यूसेज के टर्म्स में, इसलिए इनको ह्यूरिस्टिक सर्चिंग टेक्निक्स बोला जाता है। AI हार्डवेयर मींस इट इज एफिशिएंट टू एकोमोडेट एंड प्रोड्यूस डिजायर्ड रिजल्ट। AI हार्डवेयर जो होता है वो एफिशिएंट होता है ताकि वो एकोमोडेट कर सके और प्रोड्यूस कर सके डिजायर्ड रिजल्ट को। चौथा है कंप्यूटर विजन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। ये किस लिए होगा? ताकि हम बेटर पैटर्न गैदरिंग कर पाएं और एक यूजफुल नॉलेज बेस बना लें जिसके ऊपर डेटा हमारा काम कर रहा है, जिसके ऊपर हमारा पूरा जो AI सिस्टम है वो काम करता है नॉलेज बेस के ऊपर। पांचवा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये जो कंपोनेंट है ये क्या करता है? दिस कंपोनेंट प्रोसेसेस और एनालाइसिस रिटन और स्पोकन लैंग्वेज। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है कि हम एनालाइज करते हैं रिटन और स्पोकन लैंग्वेजेस का। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन ऑफ टेक्स्ट टू एआई सिस्टम्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हम जो टेक्स्ट हैं उनके डोमेन को समझ सकें। छठा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज एंड सपोर्ट टूल्स। It has features to capture human brain processes and logic as much as possible. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज क्या होती है और सपोर्ट टूल्स क्या होते हैं? इनके अंदर फीचर होता है कि जो ह्यूमन की जो ब्रेन प्रोसेसेस हैं उनको हम कैप्चर कर पाएं और लॉजिक जो है ह्यूमन के ब्रेन के जो लॉजिक्स हैं, जो ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसिंग पावर है उसको हम कैप्चर करें और उसका यूज करें एज मच एज पॉसिबल। तो अब हम बात करते हैं टू मेन काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के कौन कौन से दो प्रकार हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक है इंक्रीमेंटल, दूसरा है कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन। तो इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ऑपरेटर्स दैट ऑगमेंट द स्टेट डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग विद एम्प्टी स्टेट्स। तो इसके अंदर ऑपरेटर्स होते हैं जो कि स्टेट डिस्क्रिप्शन को भी ऑगमेंट करते हैं। कौन सी स्टेट से स्टार्ट होता है? इसके अंदर स्टेट का जो डिस्क्रिप्शन है एम्प्टी स्टेट से। इसके अंदर काफी सारे सीक्वेंसेस को भी जनरेट किया जाता है और मेमोरी रिक्वायरमेंट जो होती है इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन की वो लेस होती है क्योंकि सारी स्टेट को हम इसमें एक्सप्लोर नहीं करते हैं। वहीं अगर हम कंप्लीट स्टेट फॉर्मुलेशन की बात करें तो जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इस फॉर्मुलेशन का वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होता है। ऑन टेकिंग एक्शन फर्स्ट कंडीशन इज चेक्ड। इसके अंदर क्या होता है? अगर हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कोई कंडीशन तो दी रखी है ना, उसको चेक करते हैं तभी हम एक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर हमको लार्ज मेमोरी जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये नंबर ऑफ सीक्वेंसेस जो है उनको रेड्यूस करता है। वहीं जो हमारी इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेशन है उसके अंदर मोर सीक्वेंसेस हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले गोल सेट होता है, मींस एजेंट जो है वो एक गोल सेट करेगा बाय कंसीडरिंग द एनवायरनमेंट में हम
क्या गोल पाना चाहते हैं उसको सेट करना पड़ता है गोल सेटिंग में। दूसरा गोल का फॉर्मुलेशन करता है, मीन्स हम करंट स्टेट को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद एजेंट परफॉर्मिंग मेथड को टेबुलेट करेंगे ताकि हम जो अपनी गोल है उसको फॉर्मुलेट कर पाए। तीसरा है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। इसके बाद हम मीन्स हमने गोल भी सेट कर लिया, गोल को फॉर्मुलेट कर लिया कि मतलब हमारा गोल क्या है, ठीक है, कैसे हम उसको रीच कर पाएंगे। उसके बाद हम परफॉर्मेंस को फॉर्मुलेट करते हैं, मीन्स इट इज अ वे ऑफ लुकिंग एट एक्शंस एंड स्टेट जनरेटेड बिकॉज ऑफ एक्शंस व्हिच लीड टू सक्सेस। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक्शंस के ऊपर लुकअप करते हैं, स्टेट्स जो जनरेट हुई हैं उनके ऊपर लुकअप करते हैं, क्योंकि हमारे एक्शंस ही हमको सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम भी फॉर्मुलेट हो गई, ठीक है। मींस इसमें क्या हो रहा है कि हम प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं कि कौन कौन सी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिससे हमको अपने जो हमारा गोल है उस तक पहुंचने में हमको क्या हो सकती है, परेशानी हो सकती है। तो इसलिए हम पहले से ही प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। उसके बाद सर्च इन अननोन एनवायरनमेंट। If the task environment is unknown, then agent first tries different sequences of action and gathers knowledge, and then agent gets known set of actions which lead to goal state. सर्चिंग प्रोसेस इसको बोलते हैं। अगर टास्क एनवायरनमेंट हमारे पास अननोन है तो एजेंट क्या करता है, एजेंट पहले ट्राई करता है कि वो डिफरेंट सीक्वेंसेस जो है एक्शंस के, ठीक है, उनको ट्राई करेगा, नॉलेज को गैदर करेगा, फिर एजेंट जो है क्या करेगा, उसके बाद जो नोन सेट ऑफ एक्शंस हैं उनको गेट करेगा जो कि उसको गोल स्टेट तक पहुंचा सकते हैं। ये होता है हमारे सर्चिंग एनवायरनमेंट में। दूसरा, विद नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट एंड गोल स्टेट वी डिजाइन ए सर्च एल्गोरिथम टू हैव डिजायरेबल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास एनवायरनमेंट की नॉलेज है, गोल स्टेट की भी नॉलेज है, तो हम एक ऐसा सर्च एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे जिसकी मदद से हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, ठीक है। पांचवा फेज है एग्जीक्यूशन फेज। जब हमको एल्गोरिथम से कोई सॉल्यूशन मिल गया तो उसके बाद हम एक्शंस को सजेस्ट करेंगे ताकि हम एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कर सकें। मींस वंस सॉल्यूशन इज गिवन बाय एल्गो, एक बार जब हमको एल्गो ने सॉल्यूशन दे दिया तो हम क्या करेंगे, एक्शंस को सजेस्ट करेंगे बाय एल्गो, ठीक है, फिर एग्जीक्यूट करने के लिए। तो दिस इज एग्जीक्यूशन फेज। ये एग्जीक्यूशन फेज होता है जिसमें सॉल्यूशन गाइड्स एजेंट फॉर डूइंग द एक्शंस, जिसमें सॉल्यूशन गाइड एजेंट जो होता है वो गाइड करता है कि हम एक्शंस को परफॉर्म करें। और उसके बाद जब हम एक्शंस को परफॉर्म कर लेते हैं, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द एक्शंस एजेंट अगेन फॉर्मुलेट न्यू गोल। उसके बाद एजेंट नया गोल फॉर्मुलेट कर लेता है, ठीक है। तो इसके 5 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट के। सबसे पहले गोल को सेट करना, ठीक है। दूसरा, गोल को फॉर्मुलेट करना। गोल सेट मतलब कि हमें क्या पाना है, गोल फॉर्मुलेट मतलब कैसे पाना है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बाद अननोन एनवायरनमेंट में सर्च करते हैं चौथी के अंदर, जिसमें अगर टास्क का एनवायरनमेंट हमारे लिए अननोन है तो एजेंट सबसे पहले ट्राई करता है कि डिफरेंट सीक्वेंसेस जो एक्शंस को उनको परफॉर्म किया जाए, नॉलेज को गैदर किया जाए, और उसके बाद एजेंट जो है जो नोन सेट है उसके पास एक्शंस के, उनकी हेल्प से एक गोल स्टेट पर पहुंचे, ठीक है। उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि अगर भाई नॉलेज हमारे पास है एनवायरनमेंट की, गोल स्टेट की भी नॉलेज है हमारे पास, तो फिर हम क्या करेंगे, एल्गोरिथम जो है सर्च एल्गोरिथम उसको डिजाइन करेंगे और डिजायरेबल सॉल्यूशन तक पहुंचाएंगे। एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है सर्च एल्गोरिथम से, उसकी मदद से हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे, इसीलिए इसको एग्जीक्यूशन फेज बोलते हैं। तो ये बेसिकली इसका फंडा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉब्लम है, ये मतलब साइकिल में वर्क करता है। तो सेट करते हैं हम नए गोल्स को, फिर हमारे पास गोल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्मेंस मेथड्स की मदद से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम और सर्च फॉर्मुलेशन करते हैं, उसके बाद एक्शन करते हैं स्टेट्स के ऊपर और एग्जीक्यूट कर देते हैं। उसके बाद हमारी गोल सेटिस्फाई जब हो जाता है तो उसके बाद हम एक न्यू गोल सेट करते हैं। तो यही सब हो रहा होता है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब यार।